सभी का हमारे YouTube चैनल नीलम क्लास में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम ईवीएस पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ईवीएस की कक्षा को आनंदित कक्षा होनी चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक ईवीएस की कक्षा को आनंदित कक्षा होनी चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि ईवीएस की कक्षा कैसी होनी चाहिए, आनंदित होनी चाहिए। उसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए कहता है कि शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उसके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। तो शिक्षक खुश नहीं रहते, विद्यार्थी खुश होना, शिक्षक के खुश होने से क्या फायदा। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। तो सख्त अनुशासन तो करना ही नहीं चाहिए। एनसीएफ हमारा क्या कहता है कि अनुशासन सख्त ना हो। ऑप्शन सी कहता है कि अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप। तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बच्चा ऑब्जर्व करके सीखे, अन्वेषण यानी कि खोज करके सीखे, प्रश्न पूछे और क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चा जहाँ पर सीखे। तो ऑप्शन सी ही जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा समझ के लिए पाठ विषय को रेखांकित करें। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि को समझ के लिए पढ़ना है, रेखांकित उनको नहीं करना है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी को सहायता करती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है वो विद्यार्थी को सहायता करती हैं। ऑप्शन ए कहता है कि पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद करने में, तो रटने की तो कोई बात ही नहीं करता एनसीएफ हमारा। तो ए आंसर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करना, तो व्याख्या भी नहीं करना, नेगेटिव वर्ड है हमारा। ऑप्शन सी कहता है कि सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करना। तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो, बच्चे जो है सभी संसाधनों के द्वारा क्या करें, बच्चे सभी विषयों पर बच्चे क्या हो, समग्र रूप से सीखे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन पाठ्य पुस्तक कैसे हो, क्या सहायता करे कि सभी विषय बच्चों क्या करें, सभी विषयों को समग्र रूप से सीखे, इंटीग्रेट करके एकीकृत करके सीखे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप की बात हो रही है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। फील्ड ट्रिप क्या होता है, बच्चे को भ्रमण पर ले जाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जिससे बच्चा क्या करता है, बाहरी दुनिया से कनेक्ट होता है, यानी कि वो चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखता है फील्ड ट्रिप में। तो ऑप्शन ए कहता है कि पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्ट क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर ले जाना। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या करें, पूरी पहले प्लानिंग बनाए और फिर क्या करें, प्रतिपुष्ट क्रियाकलाप के साथ स्कूल के किसी निजी स्थान पर ले जाना, यानी कि किसी स्थान पर बच्चे को आप ले जाओ फील्ड ट्रिप पे, तो वहाँ पे बच्चा क्या करेगा, जब बच्चा प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखेगा तो वो अच्छे से वो सीख जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, रीनी ने अध्यापक से पूछा कि पौधे के तने गोल क्यों हैं, चौकोर क्यों नहीं। अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रीनी ने अध्यापक से पूछा कि पौधों के तने गोल क्यों हैं, चौकोर क्यों नहीं। अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए कहता है कि अध्यापक को विद्यार्थी से कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षा में सीखेंगे। तो ऐसा तो है नहीं, अध्यापक को भाई जवाब देना है बच्चे के क्वेश्चन का, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने के कारण गुरुत्वाकर्षण होता है, तो बच्चा अभी छोटा है, उसको इतना ज्ञान नहीं देने की जरूरत है। ऑप्शन सी कहता है कि अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना, तो ये बात सही है, बच्चा क्या करेगा, सोचेगा।
ऑप्शन डी क्या कहता है कि अध्यापक को विद्यार्थी को बाग में घुमाने को ले जाना चाहिए तथा तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि बच्चे को क्या करें, फील्ड ट्रिप या किसी आसपास के जगहों पर ले जाएं जिसमें बच्चा क्या करे, प्रत्यक्ष रूप से जब चीज़ों को देखेगा तो वो जल्दी सीखता है। तो ऑप्शन सी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चे को क्या करेंगे बताने के लिए, इसको क्या करेंगे, बाग में ले जाएंगे और बाग में क्या करेगा, वो बच्चा देखेगा। तो ऑप्शन सी और डी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए कहता है ए और बी, ऑप्शन बी कहता है सी और डी। तो सी और डी ही हमारे करेक्ट थे, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी और डी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण से संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है, क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एकीकृत दृष्टिकोण से संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण क्या है, यानी कि हमने आपको बताया था कि बच्चे की विषय को इंटीग्रेट करके पढ़ाना, बच्चा सभी विषयों को समग्र रूप से सीखे, वही यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन ए कहता है कि ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करना, जैसे कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा। तो ये तो हमारा एकीकृत है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है ये समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। तो ये भी बात सही है, क्या करता है, समग्र रूप से सभी विषयों को समझने में मदद करता है। ऑप्शन सी कहता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। तो बोझ को कम करने में मदद नहीं करता है, वो क्या करता है, पर्यावरण की समझ बेहतर बनाने की कोशिश करता है, सुविधाजनक होता है, चीज़ों को क्या करता है, सुविधाजनक, आसान बनाने की करता है ना, बोझ बनाने की थोड़ी ना करता है। ऑप्शन डी कहता है कि एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। ए, बी और डी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, लेकिन ऑप्शन में दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम पहला और दूसरा जो एकीकृत विषय है, तो हमारा पहला सही हो जाएगा, मतलब ए सही हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए कहता है कि ए और बी, तो ए और बी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। सही हमारा डी वाला भी था, लेकिन ऑप्शन में दो ही ऑप्शन दिए हैं, तो ए और बी जो एकीकृत विषय है उसके बारे में सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ईवीएस की एक शिक्षिका रीता थीम भोजन पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थी को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि ईवीएस की एक शिक्षिका रीता थीम भोजन पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थी को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विषयों का संरक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा। तो हमने आपको पर्यावरण की थीम कई बार बताई है कि आपके पर्यावरण में थीम बताई गई है। उन्हीं थीम्स में एक थीम जो हमारी भोजन है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन ए कहता है कि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, यानी कि क्या करना, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति सेंसिटिव बनाना। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है, सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना। तो आकलन करने की कोई बात नहीं होगी, बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे संरक्षण सर्वे करेगा, तो आकलन तो नहीं करेगा, आकलन की कोई बात नहीं हो रही। सर्वेक्षण यानी कि बच्चा क्या करेगा, खाद्य संरक्षण करना, यानी कि चीज़ों जो खाद्य संरक्षण है उनको संरक्षित करने की बात हो रही है। ऑप्शन सी कहता है कि समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर देना। तो बच्चा क्या करेगा कि जब जाएगा पास पड़ोस के घरों में उसमें बातचीत करके वो क्या करेगा, जानकारी को एकत्र करेगा। तो ये भी इसको अवसर दिए जा रहे हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है कि समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चा क्या करेगा, समुदाय में आपस में बातचीत करेगा, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको अवसर प्रदान कर रही है। तो ऑप्शन ए सही है हमारा, और सी सही है, और हमारा डी सही है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है कि ए बी सी, तो ए सी तो हमारा सही नहीं था, तो बी हमारा सही नहीं था ना, तो बी हमारे तो पहला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि ए सी डी, तो ए सी डी ही हमारा सही था, क्योंकि बी आंसर जो था वो हमारा इनकरेक्ट था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन से पर्यावरण के उद्देश्य हैं? तो ऑप्शन ए कहता है कि विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को याद करने और उनमें अंतर करने के लिए तैयार करना। तो याद करने की तो बात होती ही नहीं है, एनसीएफ कहता है गलत है। ऑप्शन बी कहता है कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जितना प्रश्न पूछेगा वो क्या होगा, उतना ही उसका विकास होगा। ऑप्शन सी कहता है कि विद्यार्थी को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए तैयार करना। तो एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए नहीं तैयार करना, स्वीकार करने के लिए तैयार करना, कि क्या करे बच्चा एक दूसरे की जो संस्कृति है उसको समझे। और तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना। तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को क्या करना, जिम्मेदार नागरिक बनाना। तो ऑप्शन बी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन ए कहता है कि ए बी सी, तो ए बी सी तो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है बी और डी, तो बी और डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी और डी हमारे दोनों सही थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं है? यानी कि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है कि कौन सा हिस्सा नहीं। रूब्रिक्स क्या होता है, पहले तो ये देखेंगे कि रूब्रिक्स क्या होता है। रूब्रिक वह होता है, असेसमेंट होता है, यानी कि असेसमेंट का एक टूल होता है जिसमें स्कोरिंग मार्गदर्शिका होती है, जिसमें बच्चे का असेसमेंट किया जाता है मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से, यानी कि उसका लेखा जोखा रेटिंग में रखा जाता है रूब्रिक में। तो वही यहाँ मतलब और क्या कर रही है सहकर्मी, यानी कि उनके जो साथियों के साथ वो आकलन तैयार कर रही है। तो ऑप्शन उसी में कहता है, निगेटिव यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा। तो ऑप्शन ए कहता है कि भागीदारी, तो भाई सहकर्मी आकलन है तो भागीदारी तो होगी ही पीयर असेसमेंट में, तो ये तो हमारा करेक्ट है। लेकिन पूछ क्या रहा है, वो इनकरेक्ट, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है नेतृत्व, तो नेतृत्व क्या होगा, नेतृत्व मतलब लीडरशिप। लीडरशिप क्या होगी, जब बच्चे को हम ग्रुप बना देंगे बच्चों का, तो उसमें कोई ना कोई तो लीडर होता ही है, तो ये भी जरूरी है भाई। पीयर असेसमेंट हो रहा है, बच्चे के ग्रुप में हम असेसमेंट करेंगे तो बच्चे के ग्रुप बना देंगे और हर ग्रुप का एक लीडर होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है सहयोग, सहयोग की तो बात ही हो रही है यहाँ पे, क्योंकि सहकर्मी आकलन हो रहा है ना, तो सहयोग में ही आकलन हो रहा है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, यानी कि कोलैबोरेशन की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि किसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी कहता है कि हदबंदी। हदबंदी क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए पृथक्करण करना, जहाँ पे बच्चे को अलग करना, तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव ही पूछ रहा था, क्योंकि निगेटिव वो पूछ रहा था। तो हदबंदी यानी कि पृथक्करण, बच्चे को जब अलग करने की बात आ जाएगी, और आकलन कैसा हो रहा था हमारा, सहकर्मी आकलन, सहयोग में आकलन हो रहा था, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव ही पूछा, जो गलत है वही सही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रमेश विज्ञान विषय को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चे का नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह डैश को बढ़ावा देना चाहता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि रमेश विज्ञान विषय को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह डैश को बढ़ावा देना चाहता है, यानी कि बच्चा को क्या करें, अन्वेषण यानी कि खोजबीन और प्रयोग और क्या करें व्यवहारिक गतिविधियों से नया ज्ञान व समझ के अवसर को प्रदान कर रहा है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि वैज्ञानिक तर्क, तो वैज्ञानिक तर्क यानी कि साइंटिफिक रीजनिंग को बढ़ावा दे रहा है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन अगला पॉइंट क्या कहता है, तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, तो लॉजिकल थिंकिंग को भी बढ़ावा दे रहा है भाई, क्योंकि खोज करके प्रयोग करके ये सब क्या कर रहा है, लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है। पॉइंट अगला क्या कहता है कि कंठस्थीकरण, तो कंठस्थीकरण याद करने की नहीं कोई बात हो रही है, यानी कि रोट
मेमोराइजेशन की कोई बात नहीं हो रही है। याद करना, कंठस्थ करना, ये सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, निष्क्रिय अनुकरण, निष्क्रिय अनुकरण भी ना हो। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन ए कहता है केवल पहला और चौथा, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है पहला और तीसरा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि पहला और दूसरा हमारे सही थे। ऑप्शन सी कहता है पहला और दूसरा, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वैज्ञानिक तर्क और जो तार्किक चिंतन था वही हमारे दोनों उसमें सही थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। भोजन थीम की यहाँ पे बात हो रही है और अन्वेषण यानी कि खोज, इसमें से कौन सा सही होगा जो खोज को बढ़ावा देगा, बच्चे को खोज करने की विधि को। ऑप्शन ए कहता है कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाए इसके लिए अनुदेश देना, तो ये तो बढ़ावा नहीं दे रहा भाई खोजबीन को। ऑप्शन बी कहता है कि छात्र, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है छात्र क्या विभिन्न क्षेत्रों में के भोजन पदार्थों के चित्र का संग्रहण करने के लिए कहना, तो ये सही तो हो सकता है लेकिन उतना सही नहीं क्योंकि खोजबीन की यहाँ पे बात हो रही है, अन्वेषण को बढ़ावा देने की बात हो रही है। ऑप्शन सी कहता है कि भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना, तो चित्र देखकर बच्चा इतना नहीं समझ पाएगा। मतलब ऑप्शन डी कहता है कि छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा कि खोज करके बच्चा सीखेगा, बच्चा अपने परिवार में जाएगा और परिवार और समुदाय के सदस्यों से क्या करेगा, उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछेगा, तो वो खोजबीन के द्वारा ही तो सीख रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अभिकथन क्या कहता है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां या त्रुटियां शिक्षकों और विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। क्या कह रहा है कि अभिकथन कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां या त्रुटियां शिक्षकों और विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं, तो त्रुटियां जो होती हैं वो असफलता को दर्शाती नहीं है, सफलता को दर्शाती हैं। क्या होता है, असफलता को दर्शाती नहीं है, सफलता को दर्शाती है, क्योंकि त्रुटियां है वो टीचिंग लर्निंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चा क्या करता है, जब गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, यानी कि बच्चा क्या करता है, गलती करके जब कोई बच्चा कोई चीज़ को सीख रहा है तो गलती करके ही वो क्या करता है, सीखता है। तो अगर गलतियां त्रुटियां क्या होती हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो कहता है सफलता को, तो त्रुटियां हैं वो असफलता को नहीं दर्शाती, सफलता को दर्शाती हैं। तर्क क्या कहता है कि बच्चे में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनको सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। तो क्या कह रहा है कि बच्चे में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनको सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, खुद से सोचते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान वो खुद से करते हैं और उन्हें निर्देश देने की जरूरत तो हो ही ना, गलत हो जाएगा ये हमारा। तो हमारा अभिकथन भी गलत है और तर्क भी गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन नहीं है। क्या कह रहा है कि नेगेटिव की यहाँ पे बात कर रहा है, तो कह रहा है कि रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो चलता है, जो कंटिन्यूअस चलता है। क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलने वाली प्रक्रिया, वो हमारा होता है रचनात्मक आकलन। और एक होता है हमारा समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन, ये हो गया रचनात्मक जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। और जो एक होता है योगात्मक आकलन यानी कि समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो टीचिंग लर्निंग
जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है जब, तब वो होता है योगा, उसको योगात्मक आकलन कहते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ऑप्शन ए कहता है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण यानी कि एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा था वहाँ पे कि हिस्सा नहीं है। तो समेटिव असेसमेंट की बात हो गई यहाँ पे। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब समाप्त हो जाती है, यानी कि वार्षिक और अर्धवार्षिक यह होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है व्याख्यात्मक अभिलेख। व्याख्यात्मक अभिलेख क्या होता है? जो किसी घटना प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी या व्याख्या प्रदान करे। तो ये किसके अंदर आएगा? रचनात्मक आकलन के अंतर्गत। और पोर्टफोलियो भी क्या होता है? जिसमें क्या करते हैं? बच्चे के डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं। तो ये भी हमारा रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी कहता है कर्ण निर्धारण मापनी। तो कर्ण निर्धारण मापनी क्या होती है? जिसमें किसी की विशेषता या विशेष के गुणों को उसमें क्या करते हैं? एकत्र करके यानी कि रखते हैं जानकारी को उनकी। तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे? ये रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा था कौन सा नहीं रचनात्मक आकलन, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही सही है। यही नहीं आएगा, ये समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की विशेषताओं की पहचान कीजिए। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की विशेषताओं की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए कहता है समावेशित। तो समावेशित हाँ सही। इंक्लूजन शिक्षा में क्या हमने आपको बताया था कि क्या हो, सभी को एक समान प्रकार बिना किसी भेदभाव की शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये हमारा सही है। ऑप्शन बी कहता है कि संदर्भों सहित। तो हाँ संदर्भ सहित होनी चाहिए भाई। अगर संदर्भ यहीं पे एक शब्द होता है रहित और एक होता है सहित। सहित है तो उसके साथ है, रहित है तो अलग है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सहित, तो ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि अनुभवात्मक। तो हाँ ये बात बच्चा अपने अनुभव से सीखे, ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है कि वैश्विक से स्थानिक। तो वैश्विक से स्थानिक नहीं हो, क्या हो? वैश्विक से स्थानिक नहीं हो, स्थानिक से वैश्विक हो। स्थानिक यानी कि बच्चों को सबसे पहले उसके आसपास के वातावरण के बारे में सिखाना। क्या हो? उसके आसपास के वातावरण की पाठचर्या होनी चाहिए। कैसे हो? उसके अब बच्चा क्या करे? अपने आसपास के चीज़ों के द्वारा वो पहले सीखे। तो क्या हो कि इस वैश्विक से स्थानिक ना हो। स्थानिक क्या? बच्चे के आसपास का वातावरण। स्थानिक से वैश्विक होना चाहिए, यानी कि लोकल टू ग्लोबल होना चाहिए, ना कि ग्लोबल टू लोकल होना चाहिए। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए कहता है कि ए और बी। तो ए और बी और सी तीनों करेक्ट है ना हमारे। और ऑप्शन बी कहता है बी और सी, तो ये भी तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि ए बी और सी। तो ए और बी और सी तीनों करेक्ट है, डी हमारा इनकरेक्ट था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं? ऑप्शन ए कहता है कि बहुआयामी एकीकृत विषय। तो हाँ क्या हो? बहुआयामी और एकीकृत विषय है भाई हमारा पर्यावरण। क्या कर रहा है? एकीकृत करके विषयों को पढ़ाना। कितनी बार आपको बताया है। ऑप्शन बी कहता है कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आने वाले विषय को पूर्व तैयारी। तो अभी बच्चा प्राथमिक में है तो उसको उच्च प्राथमिक का ज्ञान क्यों देना। ऑप्शन सी कहता है कि बच्चे की प्राथमिक और सामाजिक संस्कृत पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। तो हाँ सही बात है कि बच्चा क्या करेगा? जो पर्यावरण अध्ययन है उसको प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के अंतःक्रिया करके तो सीखता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है कि पर्यावरण के तथ्यों का संकलन। तो अभी तथ्यों के बारे में उसको इतना ज्ञान नहीं देना है। तो ऑप्शन ए और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और सी हमारा करेक्ट था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या कह रहा है कि समूह बनाने के लिए कौन से मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है कि उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण। संज्ञानात्मक स्तर यानी कि बच्चे का जो बच्चा अच्छा है उसको एक में रख देंगे और खराब बच्चे को एक में रख देंगे, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि लिंग के आधार पर। तो बालिका और बालिकाओं को अलग समूह समूहीकरण। तो बालक और बालिकाओं को अलग समूह बना देंगे, तो ये भी इनकरेक्ट है।
ऑप्शन सी कहता है कि पूरी कक्षा में जितने समूह बना सके उतने अच्छा। ऐसा तो है नहीं, पूरी कक्षा में भाई जितने बच्चे होंगे उसी के अनुसार तो समूह बनाएंगे। ऑप्शन डी कहता है कि समूह के बीच सहभागिता और प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या हो, बच्चों के बीच क्या हो, सहभागिता हो और प्रतिभागिता के आधार पर ही बच्चे समूह बनाएं। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज हमने ईवीएस में ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस किए। यहीं से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।